माननीय प्रधानमंत्री सुबह और हम पार्लियामेंट में तो इनको सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज डिजिटली इनका मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्वागत करता हूं। और मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कृपया हमें संबोधित करके कृतार्थ करें। धन्यवाद जोशी जी। ये मेरा सौभाग्य कि कोई तकनीकी कारणों से मेरे ख्याल में जो प्रोग्राम डायरेक्टर हमारे हैं महावीर सिंह जी, वो थोड़े दूर हुए और आप मेरे नजदीक आए, ये मेरा सौभाग्य है। बहुत मैं आपके नजदीकी हूँ। अच्छा, आप भी नजदीकी हो। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। मैं बहुत सालों से आपके नजदीक हूँ सर। बिल्कुल। नहीं, वो तकनीकी कारणों से। जोशी जी, आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं जो हमारे डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए हमारे मेहमान हैं, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे महामहिम राज्यपाल हरियाणा के सत्यदेव नारायण आर्य साहब का, और हमारे वीसी साहब जो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीसी जोशी जी का, और हमारे जज साहब जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी जी का, और अलका तिवारी जी का जो सेक्रेटरी है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं धनपत सिंह जी, उनका। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं करना चाहूंगा प्रोफेसर सुषमा यादव जी का, जिन्होंने कुछ इतिहास के पन्नों से कुछ चीजें जो आज दी है। इन सब विद्वानों ने मेरा भी ज्ञानवर्धन किया है कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में। और जो हमारे संचालन करता है, उन्होंने भी, हमारे अश्विनी जी ने भी कुछ चीजों का मार्गदर्शन किया। महावीर सिंह जी भी वेलकम एड्रेस दिए। और मैं शुरू करता हूं मेरी बात, आपकी अनुमति हो तो। जितने भी विद्वान लोग जुड़े हुए हैं, मैं थोड़ा अलग ढंग से आज बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्चुअल प्रांगण में बोल रहा हूं। देखिए, बाबा साहब 1917 में भारत में आते हैं। ये कालखंड आपको याद दिला रहा हूं मैं। ये वापिस भी जाते हैं, लेकिन 1917 में ये भारत में आते हैं। ये इंग्लैंड और अमेरिका से पढ़ करके, और 1917 में ही महात्मा गांधी पहले भी आए, लेकिन 1917 में महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह के कारण भारत में आते हैं, फिर भारत में ही रहते हैं। तो जो 1917 का कालखंड था, ये साल जो है 1970, ये महात्मा गांधी के जीवन काल के लिए और बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन काल के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन ये स्वतंत्रता संग्राम का कालखंड था। इस कालखंड को हम तिलक युग से जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक। और तिलक युग 1920 में समाप्त होता है, और फिर उसके बाद 1920 से गांधी युग शुरू होता है, ऐसा कह सकते हैं। सुषमा जी बहुत इतिहास की जानकार हैं, कहीं छोटी मोटी गलती हो तो हमें करेक्ट करना, नहीं तो बाद में करेक्ट करना। 20 में जब गांधी युग शुरू होता है, तो गांधी जी जो बात करते हैं वो स्वतंत्रता संग्राम, सत्याग्रह, अहिंसा, उनमें कोर सब्जेक्ट जो होता है वो राजनीतिक स्वतंत्रता होता है। कोर सब्जेक्ट, हमें आजाद होना है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बात करते हैं 1917 से ही करने लग जाते हैं, और जब वो बात करते हैं, ये अब 1927 का उनका भी महाड़ का सत्याग्रह ही है कि हमें तालाब से पानी क्यों नहीं पीने दो, क्या हम इंसान नहीं है क्या, ये सत्याग्रह ही है उनका। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बाबा साहब जो आंदोलन करते हैं या संघर्ष करते हैं या संघर्ष की सीढ़ियां चढ़ते हैं, उसमें कोर सब्जेक्ट होता है सामाजिक स्वतंत्रता। तो कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी में कई विषयों को लेकर के विवाद था, बड़ा विवाद था। ऐसा कहते हैं कि सब्जेक्ट आज के चिंतन में भी आया। आपको कोर सब्जेक्ट समझना पड़ेगा। महात्मा गांधी के साथ जो कोर सब्जेक्ट था वो था
पॉलिटिकल लिबर्टी, राजनीतिक स्वतंत्रता, और डॉक्टर अंबेडकर के लिए जो कोर सब्जेक्ट था वो था सामाजिक स्वतंत्रता। जब सामाजिक स्वतंत्रता की वो बात करते थे तो कई ऐसे लोग कहते थे आप चुप रहो, ये हम अपना ठीक कर लेंगे, हमारी सोसाइटी में ताकत है, हम ठीक कर लेंगे। तो वो कहते ठीक नहीं हो रही है। ये विषय था। इस विषय के कारण कई विषय बाद में जुड़े हैं आज की चर्चा में, मैं कहना चाहूंगा। लेकिन 1917 बाबा साहब के लिए महत्वपूर्ण वर्ष था, टर्निंग पॉइंट। 1927 बाबा साहब के लिए फिर महत्वपूर्ण वर्ष था, जब वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती है उसके मेंबर बने। ये बड़ी बात होती है कि 1927 में बाबा साहब, ये कम लोग इसको इस वक्त ध्यान देते हैं कि बाबा साहब 1927 में ये जो बॉम्बे की जो विधान परिषद है उसके सदस्य बन गए और बेस्ट पार्लियामेंट्री की और पार्लियामेंटेरियन की ओर तेजी से बढ़े थे। अभी बहुत से विद्वानों ने उनकी व्याख्या करते समय कहा कि वो फेमस लॉयर थे, लेबर लीडर थे, ग्रेट पार्लियामेंटेरियन थे, पत्रकार थे, इसी पीरियड में मूकनाई पत्रकारिता निकालते हैं, धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले थे। आर्य बाहर से आए ना आए, ये विद्वानों के बीच में बाबा साहब गए। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो भाई, हमारे कई जगह 33 बार आर्य शब्द का प्रयोग हो, बाहर कहां से आ गए। और जो उनके गुरु थे उनके भी उनमें साथ था। फूले साहब ने कुछ और कहा, तिलक साहब ने कुछ और कहा, आर्य कहां से आए, बाबा साहब ने कुछ और सिद्धांत किया, लेकिन सही सिद्धांत पेश किया। तो ये बाबा साहब का साथ था। इसलिए तुलनात्मक धर्मों का अध्ययन करने वाले विद्वान थे, मनोविज्ञानी। अभी हमारे सुषमा यादव जी ने कहा, समाज शास्त्री, दर्शन शास्त्री, अर्थशास्त्री, पता नहीं क्या क्या, भारत रत्न अम्बेडकर, संविधान निर्माता, सोशल रिफॉर्मर। लेकिन इन सबसे ज्यादा मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कोई ऐसा विषय नहीं था जो बाबा साहब से अछूता था। आप किसी सब्जेक्ट में बाबा साहब से बात करा लीजिए और किसी सब्जेक्ट का बाबा साहब का भाषण सुन लीजिए। जनसंख्या नियंत्रण से लेकर के, धर्मों के अध्ययन से लेकर के, सामाजिक समानता से लेकर के, पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर के और डेमोक्रेसी को लेकर के, आप जितने ही बाबा साहब के भाषण सुनेंगे, प्लानिंग से लेकर के, भारत कैसा हो आजादी के बाद, उस प्लानिंग सिस्टम को लेकर के बाबा साहब के भाषण सुनेंगे तो उसमें आपको उनकी डीपनेस नजर आएगी विचारों की। ऐसा लगेगा कोई बहुत बड़ा विद्वान इस संसार का ये भाषण दे रहा है, बोल रहा है। ऐसे हमारे विद्वान, जिसकी आज जयंती 130वीं हम मनाने के लिए सब इकट्ठा हुए हैं। मैं आपका सबके पहले सबका धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। बहुत से सब्जेक्ट मुझे आपने दे दिए, तो मैं कहां से शुरू करूं, लेकिन मैं सुषमा जी की एक बात से शुरू करूंगा। इसलिए कि बाबा साहब ने कहा दो तरह के जीवन होते हैं, एक होता है सक्सेसफुल जीवन और एक होता है मीनिंगफुल जीवन। जब बाबा साहब के सामने ये विषय आया तो उन्होंने कहा मैं कई बार सफल नहीं हुआ, लेकिन मेरा जीवन मीनिंगफुल है। तो आज हम बाबा साहब के सिद्धांतों से ये एक सूत्र लेके जा सकते हैं कि जीवन सक्सेसफुल हो तो बेटर हो, बुराई नहीं है, लेकिन अगर जीवन मीनिंगफुल हो तो बहुत बेटर है। इसलिए सुषमा जी आपने कहा कि आज 130 साल हो गए। बाबा साहब जन्मे थे 1891 में बाबा साहब, और परिस्थितियों का अगर जिक्र करूं तो आप चौंक जाएंगे साहब। क्या परिस्थितियां थी उनके जीवन में, आप वाकई चौंकेंगे और आपको लगेगा कि क्या इतनी तकलीफ इनको हुई बाबा साहब को। आप देखिए, मैं थोड़ा जिक्र करना चाहता हूं। 14 अप्रैल 1891 में जन्मे। 1894 में मदर की डेथ हो जाती है, उनके माताजी चले जाते हैं, और 1913 में उनके पिताजी चले जाते हैं। और रमाबाई, जिनके कारण ये पूना पैठ का जिक्र आज के समय में जिक्र करूंगा, रमाबाई, ये 1935 में रमाबाई भी चली जाती है। अगर उनके पुत्र और पुत्रियों की हम बात करें तो यशवंत राय पुत्र था, रमेश पुत्र था, गंगाधर पुत्र था, राजरतन पुत्र था, एक लड़की थी जिसका नाम इंदु, ये राजरतन से बड़ी थी। ये केवल यशवंत राय को छोड़कर के सबकी डेथ हुई है उनके जीवन काल में। किस तरह का पारिवारिक संघर्ष, किस तरह का पारिवारिक जीवन
और फिर भी वो क्या कहते हैं कि सक्सेसफुल लाइफ और मीनिंगफुल लाइफ में आदमी को फर्क करना आना चाहिए। मेरी लाइफ चाहे इतनी सक्सेसफुल नहीं है जितनी लोग समझते हैं, लेकिन मेरी लाइफ मीनिंगफुल है। ये बाबा साहब थे जिसके कारण आज 130 साल होने के बाद भी अखबार भरे पड़े हैं, आर्टिकल सभी लोगों ने लिखे हैं। खाली अखबार ही नहीं भरे पड़े हैं, आपके जितने प्रोग्राम हुए हैं, किसी भी महात्मा के इतने प्रोग्राम नहीं होते। लेकिन उनका कारण क्या था? आज जो विश्वविद्यालय में प्रोग्राम हो रहा है, मैं उनका एक कोट मुंबई में जो उन्होंने दिया 1954 का, वो कोट करना चाहता हूं, जिसके कारण वो महान थे। उन्होंने कहा, मैं गौतम बुद्ध, कबीर तथा महात्मा फूले का भक्त हूं और ज्ञान और आत्मसम्मान और चरित्र का पुजारी हूं। सुषमा जी, और ज्ञान, आत्मसम्मान और चरित्र का पुजारी हूं। मुझ में कोई दुर्गुण नहीं है सिवाय इसके कि अध्ययन का बेहद शौक है, पढ़ने का मुझे शौक है। इसके कारण जो आज हम पढ़ने वाले लोग इकट्ठे हुए हैं बाबा साहब की ये जयंती मनाने के लिए, इसके लिए मैं पीसी जोशी जो हमारे वाइस चांसलर है दिल्ली विश्वविद्यालय के, उनको और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि ये विषय पढ़ने वाले लोगों के बीच में कहा जो सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बाबा साहब थे। अब मैं 2-3 विषय और, क्योंकि विषय आए यहाँ पे, एक विद्वान ने कहा कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता रूसों से ली। ये ना रूसों से ली, ना फ्रांस की क्रांति से ली। बाबा साहब ने अपने कोट में कहा है, अपने लिटरेचर में लिखा है कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी ये हमारे इंडियन कल्चर का पार्ट है। ये हमने बुद्ध धर्म से सीखा, वैशाली गणराज्य से सीखा। ये जो थॉट चला गया कि हमने वेस्टर्न थॉट से हमने ये थॉट लिया, बाबा साहब ने इसका विरोध किया। और जो उन्होंने लास्ट में एक भाषण दिया था जिसका जिक्र यहां भी आया, 25 नवंबर 1949 संविधान सभा में उनका अंतिम भाषण था और 26 नवंबर 1949 को संविधान सौंप दिया था राजेंद्र प्रसाद जी को। वो चित्र जो आज बहुत किस्से घरों में हम देखते हैं, बाबा साहब एक संविधान सौंप रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी को, नेहरू जी भी खड़े हैं। उसमें भी उन्होंने कहा 25 नवंबर 1949 को कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता ये हमने कहीं से उधार नहीं ली है, ये हमने भारतीय दर्शन से ही सीखी है। हमारा मूल मंत्र है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। और उसमें ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मूल्य आधारित आचरण आवश्यक है, जिसका जिक्र सुषमा जी कर रही थी, मूल्य आधारित आचरण। और उन्होंने इसमें भी, इसी लेटर में, इसी में उन्होंने कहा भाषण में कि हम कमजोर हुए थे पूर्व में, आगे नहीं होना है। कमजोरी का कारण क्या था? हमारी आपस की लड़ाई के कारण लोगों ने हम पर राज किया। कभी आक्रमणकारी आए, कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए, लेकिन अब हमें एक रहना है, हमारे देश को एक रखना है। इसलिए अगर आज का सब्जेक्ट हम अगर इस चर्चा के सब्जेक्ट को हम अगर ये कर दें, राष्ट्रभक्त अंबेडकर पे आज चर्चा का हम अगर सेंट्रलाइज कर दें तो सारे विषयों का उत्तर इस विषय में आ जाएगा। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये उन्होंने सूत्र दिया था। लेकिन क्यों मैं राष्ट्रभक्त अंबेडकर कह रहा हूं कि जब संविधान सभा में ये विषय आया कि इनको यूनियन कहें या फेडरेशन कहें भारत को, बहुत से लोग आज कहते हैं कि सेंटर को पावर ज्यादा। बाबा साहब खुद ही देखे गए कि भारत को एक होना है, भारत को एक रखना है, भारत को श्रेष्ठ बनाना है। इसके लिए उन्होंने कहा, लंबी बहस के बाद जब उत्तर देने खड़े हुए, बोला भारत को यूनियन रहना चाहिए, नो फेडरेशन। तब उन्होंने भारत के लिए आर्टिकल 1 में सबसे पहले लिखा, भारत दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन शब्द का यूज नहीं किया। यूनियन और स्टेट में सेंटर के पास ज्यादा ताकत रहनी चाहिए ताकि भारत एक रह सके, भारत अखंड रह सके। भारत की एकता और अखंडता के ऐसे पक्ष धरते बाबा साहब कि 370 का भी वो विरोध करा और प्रपोजल नहीं बने। ऐसे बाबा साहब को राष्ट्रभक्त अंबेडकर इस नाम से संबोधित करें हम, और इसी नाम से हम चर्चा करें तो बहुत बेटर रहेगा। अब 1932 का विषय आया, सुषमा जी आपने ही टच किया था कि पूना पैक्ट के कारण ये विषय
आया और ये रिजर्वेशन का विषय भी आया, और ये अब आर्टिकल जो 330 है हमारा, उसमें जो हमारी पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज है, उनमें रिजर्वेशन है, और आर्टिकल 16(4) के कारण ये हमारा ये रिजर्वेशन है इसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। लेकिन 1932 का पूना पैक्ट सबको पता है, लेकिन एक पात्र उसमें से गायब कर देते हैं लोग, जिसको मार्जिनल सोसाइटी कभी कभी हम कहते हैं, कभी हम वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहते हैं। 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड वाला अवार्ड आया, विरोध हुआ, महात्मा गांधी आमरण अनशन में बैठ गए, लेकिन समझौता हो रहा था लेकिन पार नहीं पड़ रही थी। लेकिन उसी पीरियड में अब यहां पे कस्तूरबा गांधी रमा देवी से मिलने जाती है। ये महिलाओं का सम्मान कितना बाबा साहब करते थे, ये विषय समझ में आता है कि कस्तूरबा गांधी रमा देवी से मिलने जाती है, और रमा देवी को पता नहीं है कि ये कस्तूरबा गांधी है जिस घर में बाबा साहब रहते थे मुंबई में, और वहां वो जाकर के भीख मांगती है कि मेरे पति का सुहाग, मेरा सुहाग बचा लीजिए, रमा भाई आप मेरा सुहाग बचा लीजिए, आप अपने पति को कहिए कि वो समझौता कर लें, नहीं तो मेरे पति चले जाएंगे, क्योंकि वो जिद के पक्के हैं, आमरण अनशन पर हैं जेल में पूना में। तो रमाबाई को समझ में आता है कि ये जो कस्तूरबा गांधी आई है इसका सुहाग उजड़ जाएगा, नहीं मैं नहीं उजड़ने दूंगी। और रमाबाई ने वो एप्लीकेशन दरखास्त बाबा साहब से की कि एक महिला अपने सुहाग के लिए आई है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं रमाबाई, ये पात्र गायब कर दिया इतिहासकारों ने, ये पात्र आना चाहिए। रमाबाई ने कहा, बाबा साहब से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, उन्होंने कहा पाम क्यों पड़ रही हो, कि नहीं मैं इसलिए कह रही हूं कि इनका स्वाद बचा रहना चाहिए। उसके बाद समझौता हुआ, उसके बाद पूना पैक्ट हुआ, उसमें मान गए सेपरेट इलेक्टोरल की बात, चलो एक बात छोड़ दीजिए, लेकिन रिजर्वेशन ज्यादा लिया उन्होंने, बाबा साहब ने जो तय हुआ था उससे ज्यादा लिया। लेकिन मानने के पीछे बार बार बाबा साहब कहते हैं, मुझे रमाबाई मेरे सामने आती थी कि रमाबाई को रिक्वेस्ट की थी कस्तूरबा गांधी ने। यह विषय भी इतिहासकारों को समझना चाहिए कि कितना रमाबाई का सम्मान करते थे बाबा साहब। महिलाओं का सम्मान की बातें जो आगे ली हिंदू कोड बिल के माध्यम से, इक्वल प्रॉपर्टी राइट के विषय को लेकर के की, वन वोट, सारे ये विषय भी संविधान सभा में बड़ा जोर से उछला था कि अभी हम आजाद हुए हैं और अभी हमारे यहाँ शिक्षा का लेवल इतना अच्छा नहीं है, महिलाएं तो हमारे यहाँ अधिकतर अनपढ़ है, और आप ऐसा करिए कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार दे दो। तो लोगों ने कहा हम 35 करोड़ या जितनी जनसंख्या है ऐसे कैसे गिनती करेंगे। तो विषय बहुत से लोगों ने ऐसा रखा कि जैसे एक सर की उपाधि लिया हुआ एक कोई आदमी है किसी जिले में, वो वोट एक देवे 1000 की काउंट हो जाए। कोई महाराजा है अभी, वो वोट एक देवे और 10,000 की काउंट हो जाए। कोई बड़ा सेठ है, वो वोट एक देवे और उसकी 10,000 की 20,000 की काउंटिंग हो जाए। कोई पढ़ा लिखा वकील है, कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर है, वोट एक देवे 1000 की काउंटिंग हो जाए। तो ऐसे वोट देने के लिमिटेड लोगों को अधिकार दे दो, और अनपढ़ लोगों को, गरीब लोगों को और महिलाओं को अभी मत अधिकार दो, क्योंकि लोकतंत्र बहुत पहले अमेरिका में आ गया, लेकिन महिलाओं को अधिकार, मताधिकार साथ में नहीं मिला। ब्रिटेन में भी पहले आ गया, वहां भी साथ नहीं मिला। यहां बाबा साहब खड़े होते हैं, तब पता चलता है कि बाबा साहब पैरवी किसी के कर रहे थे। जहां भी उनको लगता था कि अन्याय हो रहा है, उनके खिलाफ खड़े हो जाते थे। यहां संविधान सभा में खड़े हो गए और सबको ललकारा, कहा कि आप एशिया और अफ्रीकन कंट्री का नेतृत्व तो नहीं करना चाहते हो क्या। नेहरू जी को ऐसे करके कहा कि हम आजाद होंगे, हमारे साथ साथ एशिया के बहुत से देश आजाद होंगे, अफ्रीका के देश आजाद होंगे, क्या आप नेतृत्व नहीं करना चाहते? भारत को नेतृत्व नहीं करना चाहिए क्या? क्या हम इंग्लैंड और अमेरिका के पिछलू को रहेंगे? उन्होंने महिलाओं को बाद में अधिकार दिया तो हम भी बाद में देंगे, ऐसा नहीं। महिलाओं को एक साथ मताधिकार दीजिए, पुरुष और महिलाओं को एक साथ मताधिकार, और एक मत का एक ही मूल्य होना चाहिए। तो रानी हो और चाहे मैत्रानी हो, ये सब युद्ध किया बाबा साहब ने संविधान सभा की बैच में, तब जाकर के ये विषय आया और अडल्ट फ्रेंचाइज लागू हुआ। और बाबा साहब ने एक शब्द और यूज किया, उन्होंने कहा कि लोग
शंका कर रहे थे कि हमारा लोकतंत्र कैसे बचेगा, हम अनपढ़ हैं, गरीब हैं। उन्होंने कहा आप मताधिकार देकर तो देखिए गरीब लोगों को, महिलाओं को, गांव के लोगों को, जो अनपढ़ लोग हैं उनको। दे विल सेलिब्रेट इलेक्शन डे एज ए फेस्टिवल। तो बहुत से लोग हंसे कि ये डॉक्टर अंबेडकर पागल हो गए क्या, ये कह रहे हैं होली दिवाली की तरह वो फेस्टिवल मनाएंगे मतदान के दिवस को। आज मैं एमपी भी हूं, मंत्री भी हूं। मैं जब कभी भी मतदान दिवस के अवसर पर किसी मतदान केंद्र का निरीक्षण करने जाता हूं और महिलाएं जब सुंदर कपड़ों में आती है, सजी धजी आती है और कोई ढोल नगाड़े से वोट देने आता है, तो मुझे बाबा साहब की वो बात जो संविधान सभा में कही है कि इस देश के नागरिकों को मताधिकार दे करके तो देखिए, ये मतदान के दिवस को उत्सव के रूप में मनाएंगे और मना रहे हैं। हमारा लोकतंत्र जो मजबूत हुआ है उसमें हमारे मतदाताओं का बहुत बड़ा योगदान है। ये मताधिकार का राइट महिलाओं को भी उसी समय देंगे, एक साथ देंगे, कितना बड़ा काम करेंगे। इसको भी कुछ लोग छोड़ देते हैं, बात करते नहीं है कि ये महिलाओं को एक साथ मताधिकार देने का काम किसने किया, बाबा साहब ने किया। अब मैं आपको थोड़ा आगे ले जाता हूं। कुछ चीजें आई आज कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इन हिंदू। मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी का, कि उन्होंने कुछ बातें कही। कुछ बातों में हो सकता है कि अलग अलग व्यू हो किसके, कुछ सहमत हो, कोई असहमत हो, लेकिन एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी कही कि अगर बाबा साहब के उस समय के विचार को उस समय के नेता मान लेते तो 3 तलाक को निषेध करने वाला बिल उस समय आ जाना चाहिए था। जो अब आया उस समय तुष्टिकरण की नीति कहीं कहीं आड़े आ गई और कहा कि नहीं मुस्लिम लो अलग है, इसको छोड़ दीजिए। तो ये विषय जो कई बार आते हैं, इसमें विद्वान लोग साथ में बैठे हैं, थोड़ा अपने को इसका अध्ययन करके आगे बढ़ना चाहिए। एक विषय आज के सब्जेक्ट में कहना चाहता हूं, 25 नवंबर 1949, जिसमें आपने लिखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व्यू विजन ऑन सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस ए गुड गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। 25 नवंबर 1949 का भाषण अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा हम 26 नवंबर 1950 को राजनीतिक समानता के अवसर को तो प्राप्त कर लेंगे। वी विल एंटर इनटू ए पॉलिटिकल इक्वलिटी बाय 26 जनवरी 1950, क्योंकि 1 वोट 1 मूल्य, 1 वैल्यू। लेकिन हमारे समाज में जो आर्थिक और सामाजिक असमानता है, इसको कौन दूर करेगा? ये आने वाली सरकारें जल्दी दूर करे, नहीं तो ये लोकतंत्र के लिए घातक हो जाएगा। ये उस समय की चेतावनी थी। लेकिन अब जो मैं कई बार देखता हूं, कई चीजें देखता हूं, तो मुझे लगता है कि हमारी अभी की जो योजनाएं हैं वो इस दिशा में तेजी से बढ़ी है। जैसे पीएम आवास है, एक के कच्चा घर है, के पक्का, वो देखता चाह, ये तो कच्चा घर वाला कमजोर है, पक्का घर वाला मजबूत है, इसलिए सबके पक्के घर हो, पीएम आवास। किसी के घर में लाइट है, किसी घर में लाइट नहीं, तो दीनदयाल उपाध्याय के माध्यम से, सौभाग्य योजना के माध्यम से गांव में भी लाइट पहुंचाई, घर में भी पहुंचाई। किसी के घर में गैस है, किसी के घर में गैस नहीं है, तो उज्ज्वला के माध्यम से गैस भी पहुंचाई। टॉयलेट किसी के घर में, किसी घर में नहीं है, तो टॉयलेट के माध्यम से टॉयलेट भी पहुंचाया। अब नल के माध्यम से जल भी पहुंचा रहे हैं, सड़क भी पहुंचा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो बाबा साहब ने उस समय कहा था, वाटर और पावर और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तीनों चारों चीजें बहुत जरूरी है आर्थिक सामाजिक समानता के लिए। तो नल से जल पहुंचेगा, सबको बिजली मिलेगी और औद्योगिकीकरण भी तेजी से होगा, किसानों की दशा भी सुधरेगी, तो हम इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस और गुड गवर्नेंस की ओर तेजी से बढ़ जाएंगे। मैं अब मेरी बात समाप्त करने से पहले एक विषय सुषमा जी आपके लिए, आप इतिहासकार भी हैं, थोड़ा आपके लिए मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी ने बाबा साहब के नाम को रिकमेंड किया ड्राफ्टिंग कमेटी में, और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि महात्मा गांधी ने बाबा साहब के नाम को रिकमेंड किया कैबिनेट में लेने के लिए। मैं आपको 2-3 चीजों से थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है, आप भी थोड़ा इसमें अध्ययन करिए। देखिए, 2 सितंबर 1946 to August 1947, Nehru was designated as a vice president of government
जनरल्स काउंसिल, इसके वाइस प्रेसिडेंट बने थे और अंतरिम सरकार बनी थी, उसके वो प्रधानमंत्री बन गए थे। ठीक है, उसमें 12 मेंबर्स थे, 5 स्वर्ण हिंदू कास्ट के कैबिनेट में, 3 मुस्लिम, 1 सिख, 1 क्रिश्चियन, 1 पारसी और 1 हिंदू एसी। अब यहां हिंदू एसी जो शब्द था, इनमें ये हिंदू एसी यहां डॉक्टर अंबेडकर नहीं बने पहली बार में, बाबू जगजीवन राम जी बने। ये आपको मैं समझाने की बात कर रहा हूं, ये सक्सेसफुल संघर्ष के बाद होते हैं। तो बहुत से यहां के लोगों ने, जो दलित समाज के लोग हैं, उन्होंने तार दिए वहां कि दलित लीडर तो डॉक्टर अंबेडकर है। तो वहां से कंसेप्ट चला कि आपके यहां आजादी तो आ जाएगी 15 अगस्त 1947 को, लेकिन आप नेशनल गवर्नमेंट बनाइए पहले। नेशनल गवर्नमेंट का मतलब कि कांग्रेस के अलावा दूसरे लोग भी हों आपकी गवर्नमेंट में। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर अंबेडकर ये विद्वान थे, और उधर से कोई विषय आ रहा था बार बार, बाद में अपन बैठ के चर्चा कर लेंगे किसका आ रहा था, लेकिन ये जो विषय आ रहा है ये तो ऐतिहासिक है ना। इसलिए अपने को कई बार कई जगह कुछ मसाला आ गया कि इसने रिकमेंडेशन करने से ऐसा हो गया, उसको भी अध्ययन करके ही आगे अपने को रखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी में जो रखने का विषय, इस पे भी इतिहासकार अलग अलग मत पे हैं। नेहरू जी ने किसी को चिट्ठी लिखी थी वहां, उसने सजेस्ट किया ना कि आपके देश में एक विद्वान आदमी, मैं नाम बता दूंगा आपका, अभी कोई विवाद कर लेगा इसलिए बता नहीं रहा हूं, वो चिट्ठी भी है, वो चिट्ठी भी है जिसमें डॉक्टर अंबेडकर का नाम सिफारिश में लिखा उन्होंने कि आप अपने देश में इतने विद्वान आदमी बैठे हैं, आप मेरे को क्यों कह रहे हो संविधान बनाने के लिए, आप इंडिया आइए। तो ये प्रोफेसर लॉस की ऐसे कई विषय आपको अभी आपके दिमाग में आ जाएंगे, बता दूंगा। लेकिन अब एक विषय कहकर के समाप्त करूंगा। देखिए, आप विश्वविद्यालय में बैठे हैं, एक तो बाबा साहब के साहस की तारीफ करनी पड़ेगी कि साहस कितना था, सक्सेसफुल जीवन और मीनिंगफुल जीवन। आप देखिए कि 37 में जब वो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाते हैं, थोड़ी सफलता मिलती है, लेकिन आगे असफलता हो जाती है। फिर 47 में फिर 2 एक चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। 52 का चुनाव भी उनको हरा दिया जाता है, 53 का भी उपचुनाव हरा दिया जाता है। लेकिन लाइफ उनकी सक्सेसफुल इतनी नहीं रही, लेकिन मीनिंगफुल रही। इसलिए 130 साल के बाद भी इतने लोग याद कर रहे हैं, आज देश में नहीं संसार में भी उनको याद कर रहे हैं कि ये किस तरह के अभाव में जीने वाला आदमी, इतना विद्वान, इतनी बातें उस समय कह गए। तो एक बात जिसका मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि देखिए बाबा साहब को भी बचपन में सब परेशानियां देखी, लेकिन समाज में कुछ अच्छे लोग भी थे जिनका जिक्र आज हमें करना चाहिए, याद करना चाहिए। उनके एक टीचर थे, ये कृष्णाजी केशव अंबेडकर। उन्होंने अपना नाम पीछे दिया कि भाई तुम अगर भीमराव सकपाल लगाओगे तो तुम्हें जीने ही नहीं देंगे। ये कौन थे जो मदद कर रहे थे? इसका मतलब अच्छे लोग हर समाज में, हर जगह सामाजिक समरसता। तो उनको भी, कृष्णाजी केशव अंबेडकर को भी अपने को याद करना चाहिए। तो 10वीं में उन्होंने आगे लिख दिया अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सकपाल की जगह। याद करना चाहिए, आज का दिन याद करने का है। फिर एक और गुरु उनको 1907 में जब उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया, वो पहले महार जाति के आदमी थे जिन्होंने मैट्रिकुलेशन किया। वैसे बहुत सी विषय आई कि पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स में डीएससी किया, ये विषय भी आया। पहले ऐसे आदमी थे कोलंबिया में इस तरह की डिग्री लेके आए, ये सब विषय आया। लेकिन 1907 में जब उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया, तो महार जाति में पहले आदमी थे जिन्होंने मैट्रिकुलेशन किया। उनका एक प्रोग्राम हुआ, सम्मान समारोह महार जाति ने किया। वहां एक ब्राह्मण टीचर है, वो आ जाता है, उसका नाम भी है श्री कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर। मेरे नाम राशि थे वो, श्री कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर। वो उनको कोई चीज भेंट नहीं करते हैं, लेकिन एक लपेट करके चीज लाते हैं। तो बार बार लोग पूछते हैं ये क्या है, कि नहीं सब समाप्त हो जाएगा ना फंक्शन तब भेंट करूंगा। तो उन्होंने एक पुस्तक भेंट करी बाबा साहब को। उस समय वो तो बहुत छोटी उम्र के थे बाबा साहब, उस समय 1907 1891 में जन्मे थे। तो पुस्तक भेंट करी, उस पुस्तक का नाम था बुद्धा और उसके धर्म की शिक्षा। बुद्धा और उनके धर्म की शिक्षा। तो भगवान बुद्ध ये आपके कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर डाल देते हैं बाबा साहब के जीवन में, और लास्ट तक 56 तक चलता है। ये उनको भी अपने को याद करने की
ये कौन थे? ये कोई पढ़ाते नहीं थे उनके, लेकिन ये ब्राह्मण टीचर थे। लेकिन पार्क में जब वो बाबा साहब पढ़ने जाते थे तो उन्होंने देखा पार्क में कौन पढ़ रहा है, तो एक बेंच पे अंबेडकर होते थे बच्चे के रूप में, और दूसरी बेंच में ये कृष्णा जी अर्जुन केलुस्कर होते थे। ये उनको पढ़ते हुए देखते थे, इसके घर में लाइट नहीं या परेशानी है इसलिए पढ़ते हैं। और जब पता चला महार जाति के हैं, 10वीं पास की है, तो उस प्रोग्राम में बिना बुलाए गए ऐसे जो बाबा साहब को निखारा, ऐसे लोगों को भी अपने को याद करना चाहिए। और वो टीचर आपके पढ़ाने वाले बिरादरी से ही थे। आज जिस बिरादरी में अपन बैठे हैं उस बिरादरी के लोगों ने ऐसे निखारा बाबा साहब को। अब एक और विदेशी प्रोफेसर का नाम लेता हूं, एक प्रोफेसर एडविन कैनन। ये बाबा साहब के जीवन में क्यों फेमस होते हैं कि 1922 में उन्होंने एक प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर एक थीसिस लिख करके डीएससी डिग्री के लिए दे दी, प्रॉब्लम ऑफ रूपी। अब उसमें क्या हुआ कि उसके बाद वो जर्मनी चले गए बाबा साहब, तो उन्होंने एडविन कैनन ने कहा कि भाई आपकी थीसिस में ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर कुछ टिप्पणियां कर दी जो ब्रिटिशर्स लोगों को पसंद नहीं है। वो भी ब्रिटिशर्स ही थे, कैनन भी, लेकिन ये इन लोगों को पसंद नहीं है। तो आपका जो परीक्षक होता है पीसी जोशी साहब जानते हैं, परीक्षक कई बार अड़ जाता नहीं देता डिग्री। आजकल भी कई शिकायत आती है हमारे पास, अड़ गया परीक्षक, तो वो परीक्षक अड़ गया और उसने कहा भी इसकी हिम्मत कैसे, ये अपने देश में तो अनटचेबल है और हमारे साम्राज्य की आलोचना करता है प्रॉब्लम ऑफ रूपी को लेकर के। ये कौन आदमी है, इसको हम नहीं देंगे ये डीएससी की डिग्री। और वो क्यों करी थी उन्होंने, क्योंकि बड़ौदा, अब यहाँ बड़ौदा महाराज को भी अपने को याद करना पड़ेगा जिन्होंने विदेश पढ़ने के लिए भेजा, सयाजी गायकवाड़, ये निखारने वाले लोग, उनका आज का दिन याद करने का उनका भी योगदान। लेकिन उन्होंने कहा अंग्रेजों को अपने थीसिस में कि भाई ये क्या चक्कर है आपका, कभी तो आप साल भर के लिए रक्षा कर, हम डिफेंस देंगे आपको, रक्षा करेंगे आपको, साल भर के लिए आप 200 मुद्राएं, सोने की मुद्राएं दें, और आप अगले साल ही कहते थे 250 दो। आपका कौन सा मैकेनिज्म है जो आप राजाओं से आप चूसते हो? ये राजाओं के खिलाफ शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ खड़े हो गए बाबा साहब। कुछ लोग कहते हैं किसकी क्या क्या किया, ये सबके लिए किया बाबा साहब ने। और बोला ये क्या तरीका आपका यहाँ इंडिया में तो कोई आपका सेंट्रल बैंक नहीं है, इंग्लैंड में आपका सेंट्रल बैंक है जो रेगुलेट करता है, आप कोई रेगुलेट ही नहीं करते। प्रोविंस में आपकी अलग मुद्राएं हैं, आप जो 565 राज्य हैं उनमें अलग अलग सबके, कोई चांदी का सिक्का चला रहा है, कोई सोने का सिक्का चला रहा है, और आप साल भर में उनको भेंट ले लेते हो। और भेंट में आप कहते हो हमें कोई माला दे दो हीरों की, कोई ये दे दो, कोई ये दे दो, और आप जो मुद्राएं होती है उनको तुरंत बढ़ा देते हो कि इस साल तो 200 रुपए दिए, अगले साल आप अगले साल 300 दो। क्यों, किस आधार पर 300 किया आपने? कोई रेगुलर होना चाहिए, मगर आप शोषण कर रहे हो हमारे राजाओं का। ये विषय लिख दिया उन्होंने और ब्रिटिश साम्राज्य की आलोचना कर दी। तो प्रोफेसर कैनन ने, एडविन कैनन ने उनको कहा भाई तुम्हें थीसिस तो देंगे नहीं, तुमने बहुत तीखी टिप्पणियां कर दी है, उसको वापस नहीं संशोधन किया, साहस तो देखो। चिट्ठी लिख दी उन्होंने प्रधानमंत्री, किंग, सबको कि आप मेरे थीसिस में गलती बताइए, जब गलती नहीं है तो मुझे डिग्री क्यों नहीं देते हो। और अंत में डिग्री देनी पड़ी बाबा साहब को, अंत में डिग्री देनी पड़ी। लेकिन उसी बीच में एक और मजेदार चीज सुषमा जी आई कि एक आर्टिकल उन्होंने लिख दिया। ये जो इंग्लैंड के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा गया, आज जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, ये भी किसी दो ऐतिहासिक विषय हो जाएंगे इस आज की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के बाद। इसमें एक इंग्लैंड की जो यूनिवर्सिटी थी उसमें एक आर्टिकल उन्होंने पढ़ दिया। क्या उनको बुलाया ऐसे? आर्टिकल था, आर्टिकल का शीर्षक था रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जो आप कह रहे हो ना गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये आर्टिकल पढ़ दिया। आपके यहाँ तो काम के घंटे हैं, हमारे इंडिया में काम के घंटे ही नहीं है, कितने घंटे काम करो। महिलाओं का तो पता ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या शोषण आप करते हो। तो आपके यहाँ अलग रूल ऑफ लॉ है और जहां आप शासन कर रहे हो वहां अलग रूल ऑफ लॉ। कुछ लोग कहते हैं ना कि उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य की आलोचना नहीं की, ये बहुत से तथ्य मैं दे रहा हूं। इस तथ्यों के आधार पर आपके ये
जो ये जो आर्टिकल था उनका, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तब हेराल्ड लास्की ने कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि किसी क्रांतिकारी द्वारा लिखा गया आर्टिकल। ये हेराल्ड लास्की ने कहा। तो इसका मतलब बाबा साहब क्या थे? राष्ट्रभक्त अम्बेडकर। उनको दलित आइकॉन कहकर के छोटा कर देते हैं, उनको खाली संविधान निर्माता कहकर के छोटा कर देते हैं। ये जो इतने आपने विशेषण लगाए, ये इतने विशेषण भी उनके लिए कम है। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं था। एक नानकचंद रत्तू हुए हैं, एक नानकचंद रत्तू, मार्जिनल सोसाइटी की बात आई इसलिए कह रहा हूं। उनका ये क्लास में कुछ अंतिम वर्षों के कुछ संस्मरण लिखे हुए हैं। तो ये जब 6 दिसंबर 1965 को उनका अंतिम सांस उन्होंने छवि सलीमपुर रोड ली और फिर वो चले गए, तो दिल्ली में उनका एक शव यात्रा निकाली गई थी। तो एक करोल बाग के आसपास बहुत सी वेश्याएं बहुत जोर जोर से रोने लगी। रत्तू कहीं शव यात्रा में था, तो किसी ने पूछा भी वेश्याएं इतनी कौन रो रही है, कौन गया? तो उन्होंने कहा डॉक्टर अंबेडकर गए हैं आज, जो संविधान जिन्होंने बनाया। देखिए 56 तक क्या बातें थी और अब क्या बातें, बहुत फर्क आ गया है, चेंज आ गया है बाबा साहब के प्रति सोच में। देश का भी आया है, समाज का भी आया है, लेखकों का भी आया है। उन्होंने कहा अभी वो दलित नेता थे कोई, लेकिन फिर दलित नेता थे तो ये वेश्याएं क्यों रो रही है इतनी? तो एक वेश्या की नेता थी, वो नीचे आकर के भी रोने लगी। तो नानकचंद रत्तू ने पूछा तुम क्यों रो रही हो? तो उन्होंने कहा ये हम इसलिए रो रहे हैं कि बॉम्बे की जो आपके बॉम्बे प्रेसिडेंसी की जो विधान परिषद थी, उसमें अगर कोई वेश्याओं की आवाज किसी ने उठाई तो सबसे पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उठाई कि समाज की बुराई के कारण ये पैदा होती है, इनको बुरी नजरों से देख करके आप कुछ नहीं कर पाओगे। उनका सुधार करिए, उनका पुनर्वास करिए, उनका रिहेबिलिटेशन करिए, नहीं तो ये भी मार्जिनलाइज सोसाइटी के भाग हैं, इनका दोष नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसा पहली बार किसी ने साहस से बोला, इसलिए सबसे ज्यादा रोना हमें आ रहा है कि हमारा उद्धारक आज हमको छोड़ करके चला गया। तो ऐसे बहुत से पक्ष हैं जिनको कभी और मौका मिलेगा तो और कहूंगा। ये अनटचेबिलिटी और बॉन्डेड लेबर, इनकी सबकी बात आ गई। मूल मंत्र आपने सही कहा कि सरकार अकाउंटेबल भी हो, मॉरल भी हो, ट्रांसपेरेंट भी हो, ये बाबा साहब ने कहा, और न्यू सोशल ऑर्डर की हो। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सब लोग आगे बढ़ेंगे तो एक भारत होगा, श्रेष्ठ भारत बनेगा। सामाजिक आर्थिक समानता कम होगी तो देश आगे बढ़ेगा। इसलिए सारी योजनाएं जो मोदी जी की है वो गरीब को केंद्रित मान करके डिजाइन की गई है। कोई योजना ले लीजिए, कोई योजना ले लीजिए, डिजिटल जो कर रहे हैं उसमें भी वही सार है कि डायरेक्ट पैसा जाएगा तो गरीब को परेशानी कम होगी। नहीं तो मनी ऑर्डर देने वाला पहले कहता था मनी ऑर्डर तो दूंगा लेकिन मुझे क्या दे रहे हो। ये सब चीजों को समाप्त करने का विषय तो आया है। इसलिए बाबा साहब के सोच के आधार पर हम आगे बढ़े, इस देश को श्रेष्ठ बनाएं, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, इस दिशा में बढ़े, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हम जीते। और जैसे सुषमा जी ने कहा, विश्व गुरु की ओर बढ़े। ये आप गुरुओं के कृपा के कारण ही बढ़ेंगे। आप जो शिक्षा देंगे, आप जो समाज में चेतना जगाएंगे, आप जो अच्छे आचरण के द्वारा हमें प्रेरित करेंगे, तभी जाकर के ये देश विश्व गुरु बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। Now I would like to make a sincere request to our worthy Vice Chancellor to share few words on this auspicious occasion. Thank you very much. At the outset, I would like to be extremely grateful to Honorable Minister Shri Arjun Ram Meghwal.